हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में अगर आपने खोरठा सब्जेक्ट लिया है और खोरठा सब्जेक्ट को लेकर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम खोरठा सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कर रहे हैं। 100% सिलेबस को यहाँ पर कवर करा जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा और शानदार तरीके से किया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके लिए हम पूरा कवर करके ही छोड़ेंगे इसे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे ही आज हमारा खोरठा निबंध पूरा खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग जस्ट क्या करेंगे, पोएम सेक्शन पर चलेंगे और चारों जो पोएम का संग्रह है उसको पूरा कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। और उसमें क्या होगा, 1 2 3 4 पार्ट ऐसे करके लाएंगे और एक पार्ट में ही 10-20 ऐसे करके कविता कवर कर देंगे। तो चलिए, आज जो है पूरा निबंध यहाँ पर खत्म हो जाएगा खोरठा निबंध का, जिसमें 2 निबंध बचा हुआ है। एक है खोरठा लेखन परंपरावादी ना जनवादी और दूसरा है हमें खाड़ा हो। चलिए, इन दोनों को अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप एक बार इसे अच्छे से सुन लेते हैं और दोबारा इसे रिवीजन कर लेते हैं तो आपको एमसीक्यू कहीं से नहीं छूटेगा। खोरठा लेखन परंपरावादी ना जनवादी, इसका मतलब यह है कि जो ओहदार जी हैं, बीएन ओहदार जी, उन्होंने इस लेख के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से इसमें इसकी चर्चा की गई है कि जो खोरठा साहित्य है, जो खोरठा लेखन है, जो खोरठा लेखनी है या जो खोरठा लेखक है, वह किस प्रकार के साहित्य पर अभी काम कर रहे हैं, किस प्रकार के साहित्य पर काम करना चाहिए। ठीक है, तो इस पर इसमें चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है कि खोरठा का जो लेखन वर्तमान समय में है वह परंपरावादी होना चाहिए या फिर जनवादी। तो यहाँ पर जनवादी लेखन का ही वकालत किया गया है, लेकिन परंपरावादी क्या है? तो परंपरावादी की अगर बात करें तो वैसे लेखन, वैसे साहित्य जो कि हमें पूर्वजों से, पुराने समय से चलते आ रहा है, जिसमें कि वास्तविकता की झलक हमें नहीं दिखती है, जिसमें कि आदर्शवादी का झलक दिखता है। आदर्श, कोई भी चीज़ आइडियल हो ही नहीं सकता है, उस टाइप का झलक हम लोगों को उसमें दिखता है। तो परंपरावादी क्या हो गया? केवल हम लोग अपने मन को ढांढस देने के लिए, मनोरंजन के लिए परंपरावादी साहित्य उस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। और जनवादी का मतलब है एक ऐसा लेखन, एक ऐसा साहित्य जो कि वर्तमान समय में लोगों को वही साहित्य पर काम करना चाहिए, जो मॉडर्नाइजेशन, जो मॉडर्न समय है, जिसमें लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तर्क वितर्क और एक रियलिटी के साथ उसमें रियलिटी की झलक, वास्तविकता की झलक दिखनी चाहिए, तो वो होता है जनवादी। तो इस निबंध को अच्छे से समझते हैं। थोड़ा लंबा निबंध है, लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन अच्छे से समझना है तो आपको पूरा देखना होगा। हम थोड़ा जल्दी करने की भी कोशिश करेंगे। खोरठा कमेटी, देखिए, यह जो लेखन है यह बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा एक आयोजित किया गया था वन भोज। वहाँ पर साहित्य गोष्ठी हुआ था, तो वहाँ पर क्या है, यह लेखन को पढ़ा गया था। ठीक है, जिसमें कि विषय था यही, खोरठा लेखन परंपरावादी ना जनवादी। देखिए, खोरठा कमेटी बाटे ले 1 महीना आगुए एगो लेख लिखे ले देल गेल रहे। कहता है खोरठा कमेटी की ओर से 1 महीना पहले ही एक लेख लिखने को दिया गया था और उसका विषय था खोरठा लेखन परंपरावादी या फिर जनवादी होना चाहिए या फिर है। ये विषय तो पहिल धप हमर मने फुरचैबे नहीं करलक, सैले एकरा हम खेचा खेचा करके फुरचाई फरनाई के जाने के चेष्टा कर लो। कहता है यह जो विषय है खोरठा लेखन परंपरावादी या फिर जनवादी, तो यह जो विषय था यह पहले बार में तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आया साफ साफ, तो इसलिए हम इसको जो है खींचा खींचा मतलब तोड़ तोड़ करके पार्ट पार्ट में इसको करके अच्छे से समझने का चेष्टा किए। ठीक है, उसके बाद देखिए, और ये चेष्टा मतलब इस चेष्टा के लिए यह जो मैंने प्रयास किया, इसमें क्या किया, इस विषय को, कौन सा विषय, खोरठा लेखन परंपरावादी ना जनवादी विषय को 3 पार्ट में बांट दिया। कौन सा 3 पार्ट? एगो खोरठा लेखन, दूसर परंपरावादी और तीसर जनवादी। तो 3 पार्टों में बांट करके हमने इसको जब देखा तो फिर हमको थोड़ा सा समझ में आया। मैंने के खोरठा लेखन कैसन हई बा कैसन हवेक चाहिए, परंपरावादी ना जनवादी। मतलब इसका यह है कि खोरठा लेखन कैसा है या फिर कैसा होना चाहिए, परंपरावादी या फिर जनवादी। इसके बारे में मैंने बताया आपको। तैयो हमर माने एगो आर खुदगुदी रह जाए जे खोरठाई लेखने घेचाए, ई गाली हवे के चाही ना और कोनो दोसर तेसर भाषा लेखने बा जे कोनो भाखाई दुनियाई उखरवल जाए रहल है तकरो लागिन। कहता है कि यह जो खोरठा भाषा का इसी तरह से होना चाहिए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, या फिर कोई और भाषा किस तरह से है उस तरह से होना चाहिए। तो कहता है कि बताइए, कोई और दुनिया का जो दूसरा तीसरा भाषा है उसके लिए
खैर दूसर तेसर भाषा छोड़ा, यहाँ तो खोरठा का सवाल है। कहता है खैर दूसरे तीसरे भाषा को तो छोड़िए, यहाँ पर खोरठा का सवाल है, इसीलिए खोरठा पर बात करेंगे। हाँ, एक बात यहाँ हम ई मान के चला हो जे खोरठा लेखन कैसन होवे चाहिए किले कि खोरठा लेखन कैसन है तकर तो सवाले नखे किले की खोरठा आया तो एखन बेसी लिखाइल नखे। कहता है हाँ, हम यहाँ एक बात मान करके चल रहे हैं कि खोरठा लेखन कैसा होना चाहिए, क्योंकि खोरठा लेखन कैसा है। देखिए, हम यहाँ पर एक बात मानकर यह चल रहे हैं कि खोरठा लेखन कैसा होना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि खोरठा लेखन कैसा है इसका सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि खोरठा लेखन का या फिर खोरठा साहित्य बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं लिखा गया है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि खोरठा लेखन आगे कैसा होना चाहिए, इस पर हमें काम करना चाहिए। यह मैं एक बात कहना चाहूँगा। हाँ, जे कोनो लिखाइल है ढेर कम है। हाँ, जो थोड़ा मोड़ा खोरठा साहित्य खोरठा लेखन लिखा गया है वो थोड़ा बहुत कम है अभी। तो हमने खोरठा लेखन एक परंपरा के दोसर भाषा लेखन एक परंपरा से जोड़ नायर के देखे के दरकार है। कहता है कि बहुत ज़्यादा तो लिखा नहीं गया है, इसीलिए जो खोरठा लेखन का कैसा परंपरा है उसको दूसरे भाषा के लेखन के परंपरा के साथ जोड़ तोड़ करके हमको देखना अभी जरूरी है। हाँ, तो एखन तक बा आज से कटिक बछर लागू आगू तक गोटे दुनिया सहित लिखे परंपरा रहल है। कहता है हाँ, तो अभी तक आज से कुछ साल पहले की बात है कि पूरे दुनिया में जो साहित्य लिखने का परंपरा क्या था, ठीक है, की परंपरा रहल है। तो क्या परंपरा था लिखने का? आज तक हमने साहित्य लिखे परंपरा बात चाल रहल है एगो आदर्श व्यक्ति, आदर्श जीवन दर्शन, आदर्श समाज, आदर्श राज्य, आदर्श देश, आदर्श दुनिया जैसन खाम ख्यालिक चित्रण करे के। कहता है कि हाँ, आज तक हमारे साहित्य का जो लिखने का परंपरा चला आ रहा है वह क्या है? एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श जीवन दर्शन, आदर्श समाज, आदर्श राज, आदर्श देश, आदर्श दुनिया, इस टाइप के टॉपिक पर, इस टाइप के विषयों पर अभी तक साहित्य लिखा गया है। वैसा साहित्य जो कि केवल ख्याली साहित्य, हमको लगता है ख्याली चित्रण किया गया उसमें, ठीक है, मतलब कि अपने मन का कल्पना मात्र है वो। आर ई आदर्श की हके ये आदर्श के खाम ख्याली विचार कपोल कल्पना मने मन गुड़ चुईरा खाई के। कहता है इसका यह सीधा सा मतलब है कि ये जो आदर्श क्या होता है, आइडियल कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। जैसे कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि कोई भी आइडियल कंडीशन को जब हम एज्यूम करके चलते हैं तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइडियल केवल कॉपी और बुक्स में ही सिमट कर रह जाता है। रियलिटी में आइडियल आप कहीं नहीं देखेंगे। 100% जिसमें आप खोजेंगे कि सब कुछ रहे उसमें, ऐसा आप नहीं मान सकते। तो वही कहता है कि आदर्श है क्या? आदर्श केवल एक ख्याली यानी कि कल्पना मात्र है, मतलब मन ही मन गुड़ चूड़ा खाओ, ये यहाँ से कहा जा सकता है। मनेक जेटा हामिन ठेन नखे ना जकर हवे कोनो संभावना नहीं। कहता है इसका मतलब यह है कि जो हम लोगों के पास ना है और ना होने की संभावना है वही है आदर्श, जेकर संभव है कि कोनो तर्क सम्मत वैज्ञानिक आधार भूई नेखे। कहता है जिसका संभव होना या फिर कोई तर्क लॉजिकल साइंटिफिक आधार उसका नहीं है। आर ई मरीचिका पावेले जुग जुगले साहित्यकार गुलैन भेड़िया धसान दौर लगौले आइल हत, आर संगे संगे गोटा मनुख जात के ई अंधरा भेड़िया धसान दौड़ले ले उड़ौले आइले हत। आर हमिन आज तक राम और कृष्ण में आदर्श व्यक्ति। ये देखिए क्या बोलता है कि जिसका संभावना तो है नहीं। और यह जो मृग मारीचिका है, मारीचिका आप जानते हैं कि जो हिरन को रेगिस्तान में लगता है कि वहाँ पानी है लेकिन होता नहीं है, वहाँ रियलिटी है नहीं लेकिन है वैसा लगता है, तो वो क्या है? आदर्शी है। तो कहता है मरीचिका, ये जो इस मरीचिका को पाने के लिए जो आज तक युगों से साहित्यकार लोग जो है एक भेड़िया धसान, मतलब एक भेड़िया चाल से हम लोग को एक तरफ क्या कर रहा है? दौड़ाते जा रहा है, या अंधेरा भेड़िया धसान में हम लोग को लेकर जा रहा है। आज तक हम लोगों को सिखाया है कि राम जी और कृष्ण जी में आदर्श व्यक्ति, अयोध्या एक आदर्श देश है, राम राज्य आदर्श राज है, तखनेक दुनिया के जीवन शैली टोबते मड़ौते आयल रहली। कहता है उसी टाइप के दुनिया को देखने के लिए आदर्श, सब कुछ क्या है? आदर्श है। राम राज आदर्श राज, तखने दुनिया के जीवन शैली, मतलब उस समय का जो दुनिया का जीवन शैली था उस टाइप, उसको आदर्श जीवन शैली माना जा सकता है। आदर्श व्यक्ति कौन है? राम और कृष्ण है। तो इस टाइप का साहित्य अभी तक, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ओहदार जी ने अपने इस निबंध में लिखा है कि आदर्शवादी परंपरावादी साहित्य के बारे में वो कह रहे हैं।
तखनिक दुनिया के जीवन शैली वही हो गया। इतने नाय ओकरे आदर्शों मान रहली और अपन समाज, देश, राज्य और गोटे मनुख समाजिक एगो आदर्श रूपे देखे के चेष्टा करल आयल ही, मकिन आइजो तक कईटको सफलता मिलल है, कहता है। और यही नहीं, हम लोग उसी आदर्श को मान रहे हैं और अपने समाज, देश, राज्य और पूरे दुनिया, पूरे मनुष्य समाज को उसी आदर्श रूप में देखने का चेष्टा करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आज तक हमें उस टाइप का आदर्श समाज, आदर्श राज्य, आदर्श व्यक्ति, क्या उसमें सफलता मिली है? ना, सफलता नाई पौली, उल्टा आरो बैज गेली और मैंने के बुझे गेली आर बाज गेली। कहता है कि सफलता तो नहीं मिला और उल्टा क्या हुए, उसमें हम फंस करके रह गए। इसका मतलब यह हुआ कि गए समझने और उलझ करके रह गए। अच्छा, सफलता पावे कोनो सवाले नखे कि लेकिन ये आदर्शिक आधार जे रहे खाम ख्याली विचार मने कुड़ान। कहता है कि सफलता पाने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि यह जो आदर्श साहित्य में दिखाया गया है वह केवल क्या है, खाम खा एक विचार है, मन का एक विचार है, कल्पना मात्र है, मन का उड़ान है। ठीक है, और ई मने उड़ान कल्पना के यथार्थ बा आया से कोनो नाताए गोताए नहीं खे। और ये जो मन का उड़ान या जो कल्पना मात्र है, इसका यथार्थ, इसका वास्तविकता, इसका रियलिटी से या फिर इसका सच्चाई से कोई नाता वगैरह नहीं है, रिश्ता नहीं है। हयो है तो 36 के नाता, अगर कोई रिश्ता है तो 36 के नाता, मतलब कभी मिल ही नहीं सकता ऐसा। एखन तक साहित्यिक परंपरा रहल है बेकसूरियक संबुक के हत्या करके ओखरा मनुखे हित खातिर जायज साबित करे के। कहता है कि अभी तक जो है साहित्य का परंपरा यह रहा है कि बेकसूर संबुक का हत्या करने के बाद उसको मनुष्य के हित के लिए जायज साबित करने का अभी तक रहा है साहित्य। वहीं पर एकलव्य गुलैन के ठेपा अंगूर काट के अर्जुन जैसन अजोग के बड़का धनुर्धारी साबित करे के। मतलब अभी तक जो साहित्य रहा है क्या है कि एकलव्य का ठेपा, मतलब एकलव्य का ठेपा अंगूर, जो ये वाला अंगूठा होता है, उसको काट करके अर्जुन जैसे अयोग्य को बड़का धनुर्धारी साबित करने का अभी तक परंपरा रहा है। एखन तक परंपरा रहल है कर्ण गुलैन के नाना रकमिक छल प्रपंच के फरफंदी चाइले बझाए के हाय निसार कर के हत्या करके जायज साबित करे के। मतलब अभी तक यह परंपरा रहा है कि कर्ण जैसे लोगों को नाना प्रकार के छल प्रपंच से उसको हरा करके उसका हत्या करके उसको जायज साबित करने का। सुपनखी जैसन सुंदरी गुलैन के नाक कान काट के कुरूप करे के आर सही सुंदरी के कुरूप करवैया के पुरुषोत्तम बनावे के एखन तक साहित्यिक परंपरा रहल है। और कहता है कि सुपनखा जैसी सुंदरी लोग के नाक कान को काट करके उसे कुरूप बना करके सुंदरी के कुरूप कुरवैया करने वाले जो पुरुषोत्तम बनाने का अभी तक क्या है साहित्य परंपरा रहा है। यह मैं नहीं कह रहा, यह ओहदार कह रहे हैं, ओहदार जी। ठीक है, ये देखिए, ये पुरुषोत्तम राम के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो जितना भी कुछ लिखा हुआ है वो साहित्य है, वो वैसा ही साहित्य पर हम लोग चले आ रहे हैं, परंपरावादी। ये इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जो भी है अब यहाँ पर लिखा गया है तो आप इसे समझिए। सीता गुलैन के सतीत्व के अग्नि परीक्षा के लिए राम गुलैन के रानी पटरानी उर्गा आदि किन्नरी गुलैन से रंग गेली लूझड़ गिरी लीला कर हथ करहत तखनी के एक पत्नी बरती। कहता है कि ये इसका इतना साहित्य क्या रहा है, तो सीता का सतीत्व का अग्नि परीक्षा के लिए जो राम गुलैन के रानी पटरानी उर्गा आदि किन्नरी गुलैन से रंग गेली। ठीक है, उसको मतलब अग्नि परीक्षा देना पड़ा, वो है साहित्य। दूसरा क्या है, और उसको एक आदर्श पति, वैसे राम को जो कि उसके लिए पतिव्रता थी और वो उसके लिए अग्नि परीक्षा दी और उसको भी उसने त्याग दिया, तो उस जैसे पति को आदर्श पति बनाने का दुस्साहस करने का अभी तक साहित्यिक परंपरा चला आ रहा, यही परंपरा था। थक थक सभा मांझे द्रौपदी गुलैन के लंगा करे के। पूरे भरे सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का अभी तक यही साहित्य था, यही परंपरा था। मानवी द्रौपदी के पांडव गुलाक मध्य मिठाई लेखे बाइट कूट के खाई परंपरा चला लाइल है। मानव रूप में जो द्रौपदी है उसको मिठाई के जैसे अपने में बांट कूट कर खाने का परंपरा चला आ रहा, यही है साहित्य अभी तक। एखन तक के परंपरा है कृष्ण और गोपी गुलैन के रास रचवा नाच की। अभी तक का जो परंपरा है वह कृष्ण और गोपी लोग का रास लीला वाला नाच का। बिहायल दानल
दूसरे के बहू के सरासर आपन वासना के जुगाड़ माने के और फिर ओइसने कृष्ण पर स्त्रीगामी के भगवान माने के। इसके बारे में आप समझ लीजिए कि ब्याह हुआ जो है दूसरे के सरासर अपने वासना का व्यवस्था के लिए उस तरह की कृष्ण को पर स्त्रीगामी को भगवान मानने का अभी तक इतिहास रहा है। रणछोड़ जी नामो धराइल कर पछु लड़ाई के मैदान से पराइल लोक के महापराक्रमी माने के। कहता है जिसका नाम भी रणछोड़ था, जो कि लड़ाई के मैदान से भागने वाला लोक का उसे महापराक्रमी मानने का अभी तक क्या रहा है, इतिहास रहा है। तो हम इस बात से सहमत नहीं हैं। यह ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसीलिए आप केवल देखिए और सुनिए, जो लिखा है वही पढ़िए, है ना। लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ हमारा जो ओपिनियन है कुछ और है, इनका ओपिनियन कुछ और है। तो चलिए जो है वही देखते हैं। एखने तक के साहित्यिक परंपरा रहल है दुनिया के सब ले हुबगर कैदगर बुद्धगर सैभ आर सुसंस्कृत अनार्ज के बेणाइल रूपे पेश करे के सभ्यता और संस्कृति में अनार्ज ले पेछू रहवैया आर्ज के दुनिया के सब ले बेसी शैव संस्कृत माने के। कहता है कि अभी तक का यह संस्कृति रहा है कि दुनिया का सबसे हुबगर मतलब अच्छा बुद्धि वाला संस्कृति, जिसको कि बिगाड़ करके पेश किया गया है, और दुनिया का सबसे अच्छा संस्कृति, सबसे सभ्य संस्कृति अपने आप को मानने का यह अभी तक का संस्कृति सभ्यता चला आ रहा है। ठीक है, ये साहित्य चला आ रहा है। परंपरा रहल है मर्दिक मोरल पर जनी के जीते जी मर्दिक सराय फेंक के पुड़ावे के, और ऊ बेचारी सती गुलैन के गुहार के शंख घंटा घड़ियाल बजाए के दबवे के। जो परंपरा यह रहा है कि मर्द जब पुरुष मर जाता है तो उसकी वाइफ को जीते जी उसके चिता पर जलने के लिए फेंक दिया जाता था, और वो जो सती बनाया जाता था उसके जो चिल्लाने चीखने का आवाज़ जो है शंख घंटा घड़ियाल मतलब ढोल बाजे के साथ उसके आवाज़ को दबाने का परंपरा रहा है। यह गलत था, इसके बारे में हम लोग भी सहमत हैं, बहुत ज़्यादा गलत। उजीते पोड़ावल गेल जनी के सती माइन के सती प्रथा जैसन कुप्रथा। कहता है वो जो जीते जी जलाने वाली जो वाइफ्स होती थी, जीते जी जिसको जला दिया जाता था उसको सती माना जाता था, और यह सती प्रथा जैसा कुप्रथा चलता था। अभी तक यही साहित्य था कि मुधैन माचा बांधे के एखन तैक के परंपरा रहल है। कहता है कि वही सती प्रथा वगैरह को जो माना जाता था यही था अभी तक का परंपरा। दुर्योधन अन्यायी के गोड़ैती करवैया भीष्मेक महापुरुष के संज्ञा से विभूषित करे के। कहता है दुर्योधन जैसे अन्यायी का साथ देने वाला, उसके पास रहने वाला भीष्म को महापुरुष की संज्ञा से विभूषित करने का अभी तक का इतिहास, अभी तक का साहित्य रहा है। पराशर गुलैन बाटले मछोदरी गुलैन के जौन शोषण करे के ओकरा जायज साबित करे के। यानी कि पराशर जैसे लोगों के लिए मछुदरी जैसी के यौन शोषण करने को जायज साबित करने का अभी तक का साहित्य रहा है। सरेआम गुरु पत्नी के अपन हवस के शिकार बनवैया इंद्र के देवराज माने के। सरेआम अपने गुरु, आप जानते हैं कि गुरु अपने गुरु पत्नी को अपने हवस का शिकार बनाने वाले इंद्र को देवराज मानने का अभी तक का इतिहास रहा है, इतिहास साहित्य रहा है। एखन तक के साहित्यिक परंपरा रहले, मतलब यही अभी तक का यही साहित्यिक परंपरा रहा, यही है परंपरावादी। काम के हीन नजरे देख के आर भाग्य के जीवन एक मुख्य चीज माने के। कहता है काम को हीन नजर से देखने का और वहां से भाग जाने को जीवन का मुख्य चीज मानने को अभी तक का यही परंपरा रहा है। बेस के बेकार और बेकार के बेस कहे के आ सब ले बड़ बात कला साहित्य के जीवने खातिर नायमान कला साहित्यिक लागिन मानेक परंपरा एखन तक साहित्यिक लेखन परंपरा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे को सही को गलत करने का अभी तक का यही परंपरा चला रहा है। और सबसे बड़ा बात कि साहित्य को जीवन के लिए नहीं मानकर कला साहित्य के लिए मानने की परंपरा अभी तक साहित्य लेखन का परंपरा रहा है। मकिन मार्क्सवादी विचारधारा की उगई थी व्यक्ति और सामाजिक संबंध, समाज, देश, राज्य, जीवन शैली, जीवन दर्शन एक साहित्य और कलाक नवा बेखा करे के उता सुता हवे लागलक, तो गोटा पुरना मानदंड उल्टा परे लागलक। कहता है लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा जब ये जो विचारधारा जो परंपरावादी विचारधारा था, आदर्शवादी विचारधारा था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि क्या ओहदार जी ने अभी तक कहा है उसके बाद, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब से मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ तब से व्यक्ति और समाज के संबंध, समाज, देश, राज्य, जीवन शैली, जीवन का दर्शन किस तरह, साहित्य और
कला का जो नया नया व्याख्या करने का क्या होने लगा, तैयारी होने लगा। तो जैसे ये मार्क्सवादी विचारधारा आया तो जितना पुराना जो मानदंड था वो सारे के सारे उल्टा पड़ने लगे। उसके बाद साहित्य और कला के क्षेत्रे खाम ख्याली कपोल कल्पनाक वर्णने के जगह आया विज्ञानी साहित्यिक ऊपरे आधारित क्रिया प्रक्रिया प्रतिक्रिया और परिणाम के वर्णन हेवे लागल। कहता है कि साहित्य और कला के क्षेत्र में जो कल्पना मात्र था, जो जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था, उसके जगह पर विज्ञान के मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ लॉजिकल, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर मतलब उसके बेस्ड पर जो क्रिया प्रतिक्रिया या फिर एक लॉजिकल टाइप का क्या होने लगा, साहित्य का वर्णन होने लगा। इसका यही परिणाम है। साहित्य और कला क्षेत्रे यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद, प्रगतिवाद, जनवाद, सर्वहारावाद और आदि ढेर वाद शुरू भय गेल। कहता है कि साहित्य और कला के क्षेत्र में यथार्थवाद यानी कि रियलिटी से, सामाजिक यथार्थवाद, प्रगतिवाद मतलब यह कहा जा सकता है कि परंपरावादी जो विचारधारा था वह प्रगतिवाद नहीं था, यानी कि प्रगति उससे विकास नहीं हो सकता है। केवल जो पुराने समय से जो साहित्य चला आ रहा है आप उसे केवल पढ़िए, केवल साहित्य है बस उसे पढ़िए, यही कहा जा रहा है। तो अब जो साहित्य है जो जनवादी, इसमें लोगों को जो एक तर्क वितर्क और एक साइंटिफिक रीजन के साथ उन सारे जो रीजन्स हैं उसको बताने का ये समाज में अब चलने लगा है प्रथा। ठीक है, ये है। और कहता क्या है कि सारे वाद का, जैसे साहित्य और कला के क्षेत्र में यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद, प्रगतिवाद, जनवाद, ये सारे बहुत सारे ऐसे वाद शुरू होने लगे। उसके बाद आर इस सभी के जैरे मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष द्वंदात्मक भौतिकवाद रहे। कहता है और इन सब का जो मूल जड़ था वह मार्क्सवाद का जो वर्ग संघर्ष का के बीच का द्वंद्व था, जो भौतिकवाद था वही था। नवा सामाजिक कल्पना पुरछाई लागलक। कहता है नया समाज का जो एक कल्पना है, नया समाज बनने का एक कल्पना था, वह क्या होने लगा, साफ साफ होने लगा। ये कल्पनाएं ईश्वर और शैतान, ये जो नया समाज बनने का जो एक रास्ता बन गया नए साहित्य, जनवादी साहित्य के साथ, तो ये कल्पनाएं ईश्वर और शैतान, पाप और पुण्य, उसके बाद सरग और नरक कोनो शेष न रह गया। कहता है ये जो कल्पना नया समाज का जो आया, इस कल्पना में ईश्वर, शैतान, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक जैसा कोई भी दकियानुसी जिसकी वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका शेष नहीं रह गया। वैसा कोई गोटा दुनियाएं खुशहाल भय गेलक। पूरे दुनिया क्या हुआ उसके बाद खुशहाल हो गया। समीन के बराबर मौका मिले लागलक, कोनो वर्ण नाय, कोनो धर्म नाय, सभी समान भय गेल। सभी को बराबर मौका मिलने लगा, कोई भी वर्ण नहीं, कोई धर्म नहीं, सभी को समान, सभी समान हो गए। दुनियाएं बेगती खातिर नाय बिचकुन दुनियाएं बेगती हराए गेलक। कहता है कि जो दुनिया है वह एक सिंगल लोगों के लिए नहीं है बल्कि पूरे लोगों के लिए है। उसके बाद देखिए भारत एक साहित्य ई हवा 1936 के मांझा मांझी अयलक। 1936 ईस्वी मुल्क राज, मतलब कहता है भारत के साहित्य में यह जो हवा है, यह जो जनवादी हवा है, यह जो रियलिस्टिक पर बेस्ड जो साहित्य है, वो हवा जो है भारत में 1936 के आसपास क्या हुआ, आया। 1936 ईस्वी में मुल्कराज आनंद सज्जाद जहीर, याद रखिएगा, मुल्कराज आनंद सज्जाद जहीर जैसन लोक एक चेष्टाएं भारत प्रगतिशील लेखक संघिक पिंडा बंधाए गेलक। कहता है कि 1936 ईस्वी में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर जैसे लोगों की चेष्टा से भारतीय जो है वह प्रगतिशील लेखक संघ के साथ बंध गए और जकर पहिल अधिवेशन प्रेमचंद्र जी सभापति रहत। और जिसके पहला जो अधिवेशन का जो सभापति थे वो कौन थे, वह प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र जी। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन एगो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है के आर एकरे लेतायरे भारते ई अधिवेशन भेले। देखिए एक प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जिसके कारण उसी के श्रृंखला में भारत में यह अधिवेशन हुआ था। जोश महिलावादी सरदार जाफरी ई आंदोलन के संग लई चला। जोश महिलावादी और जो सरदार जाफरी था इस आंदोलन को अपने साथ साथ आगे लेकर चला। मतलब कि जो साहित्य का जो रियलिस्टिक जो नहीं था, जिसमें आदर्शवादी था, आइडियोलॉजिस्ट जो उसका आइडियल अलग था, मतलब जिसमें कोई मतलब यथार्थ के साथ जिसका कोई संबंध नहीं था, उस साहित्य से एक जनवादी की तरफ एक आंदोलन चल पड़ा। और उसे किसने लेकर आगे बढ़ा, जो महिलावादी सरदार जाफरी इस आंदोलन को आगे लेकर चले। शिवदान सिंह चौहान 1937 ईस्वी विशाल भारत पत्रिका मार्च अंक के प्रतिशील
प्रगतिशील साहित्यिक दरकारे के ऊपर लेख लिखला और कहला। देखो यहाँ पर कहता है कि शिवदान सिंह चौहान 1937 ईस्वी में विशाल भारत पत्रिका का मार्च अंक में एक लेख छापा इस प्रगतिशील साहित्य का दरकार, मतलब जरूरत के ऊपर, कि यह प्रगतिशील साहित्य का अभी इस समाज को, इस नए समाज को जरूरत है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, एक लेख लिखा। कौन सा लेख लिखा? और कहा हमारा साहित्यिक नायक कला के लिए नहीं, हमारा साहित्यिक नायक कला के लिए नहीं वरन कला संसार को बदलने के लिए है, कि हम लोग जो साहित्य लिखें, हम लोग जो लेख लिखें, उसमें जो से नायक दिखाएं वह कला के लिए केवल नहीं बल्कि बल्कि कला संसार को बदलने के लिए है। इस नारे को बुलंद करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्य का कर्तव्य है, और इस नारे को बुलंद करना प्रत्येक प्रगतिशील साहित्य का कर्तव्य है। तखन हिंदी साहित्य उत्तर छायावाद एक काल रहे। कहता है उस टाइम पर हिंदी साहित्य के ऊपर छायावाद का काल था। छायावादी गुलेनिक गोड़ लड़थड़ाई लगलन। कहता है छायावादी लोग जो थे उन लोगों का पैर क्या होता है, अब डगमगाने लगता है। ओखनिक आगू नवा नवा सवाल उठे लगले कि साहित्य किसके लिए है। उन लोगों के आगे जो छायावादी सोच के लोग थे, जो साहित्य था हिंदी साहित्य में जिसका ये बोलबाला था, तो उन लोगों के आगे नया नया सवाल उठने लगा। क्या साहित्य किसके लिए है, साहित्य का श्रेष्ठता का मानदंड क्या है, साहित्य क्यों है, साहित्य अपने मतलब अपन लागिन ना सामाजिक लागिन, साहित्य अपने लिए है या फिर समाज के लिए है, समाज के हित के लिए है, साहित्य प्रयोजन की है, साहित्य का प्रयोजन क्या है, आत्मतुष्टि या जन कल्याण, आत्मतुष्टि है या फिर जन कल्याण है, समाज कल्याण है। साहित्यकार एक उपलब्धि की, कहता है साहित्यकार का उपलब्धि क्या होता है। इस सवाल गुलैन छायावादी गुलैन के सोच ले बाइद कर देलन। कहता है यह जो सवाल है, ये सारे के सारे सवाल जो छायावादी के आगे नाचने लगा, वो सब सवाल छायावादी लोगों को सोचने पर बाद विवश कर दिया। अब देखिए विशाल भारत पत्रिका, ये जो विशाल भारत पत्रिका के बारे में मैंने बात किया था अभी, विशाल भारत पत्रिकाएं इला चंद्र जोशी एगो लेख लिखला छायावाद एक नाश की ले भेल। कहता है विशाल भारत पत्रिका के अंदर, इसे याद रखिएगा कि विशाल भारत पत्रिका के अंदर इला चंद्र जोशी के द्वारा, किसके द्वारा, इला चंद्र जोशी के द्वारा एक लेख लिखा गया और उसमें उसने बताया गया कि छायावाद का नाश किस तरह से हुआ, कैसे। तो कवि कर्तव्य लय के पंत जी लिखला। कहता है कि कवि का कर्तव्य लेकर के पंत जी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा, छायावाद इसीलिए अधिक नहीं रहा कि इसके पास भविष्य के लिए उपयोगी नवीन आदर्शों का प्रकाश, नवीन भावना का, छायावाद मतलब परंपरावाद समझ सकते हैं, जो अभी आदर्शवाद था उन सब का। तो कहता है उसका नाश कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया पंत जी ने कि छायावाद इसीलिए अधिक नहीं रहा क्योंकि इसके पास भविष्य के लिए कोई उपयोगी नवीन आदर्शों का प्रकाश, नवीन भावना का सौंदर्य बोध और नवीन विचारों का रस नहीं था। यानी कि नयापन उसमें नहीं था, मॉडर्नाइजेशन नहीं था। जो अरबों करोड़ों साल से जो साहित्य, हमारे हजारों वर्षों से जो साहित्य हम देखते आ रहे हैं, जो एक रियलिस्टिक नहीं, एक इमेजिनरी चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, एक आदर्श चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, उसको उसमें क्या था, कोई भविष्य के लिए कोई योजना नहीं थी, उसमें कोई रस नहीं था। वह काव्य न होकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। वह एक काव्य ना होकर केवल एक सजा धजा एक संगीत मनोरंजन का एक माध्यम बन गया था। इतने ना 1937 ईस्वी पंत जी लिखला, और यही नहीं 1937 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है, इसको याद रखिएगा कि गा कोकिल बरसा पावक कन नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन आर फैर द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये जो पोयम अगर पूछा जाए कि ये किसने लिखा है, गा कोकिल बरसा पावक कन 1937 ईस्वी में पंत जी ने लिखा था। इसे भी याद रखिएगा। ई तैर संज्ञा कवि प्रगतिवाद सुर रिघावे लगला। कहता है इस प्रकार से जो उस समय के जो कवि थे वह प्रगतिवाद, जनवाद का सुर में सुर मिलाने लगते हैं। मतलब कि जो परंपरावाद है उसमें भविष्य का कोई नवीनता नहीं है, कोई भविष्य का योजना नहीं है। इसलिए जो लोग हैं अब नया चेंज को अपनाने लगे, जनवादिता को प्रगतिवाद को क्या करने लगे, उसके सुर में सुर मिलाने लगे। निराला, पंत, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि शोषण के खिलाफ हेजो मारा लौकिक पेछाएं लिखला। कहता है कि जो निराला हैं, निराला जी, पंत जी, दिनकर साहब, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सब जो है समाज के शोषण के खिलाफ लेख लिखने लगे। एकर अलावे सुमन, केदार, गिरिजा शंकर, नागार्जुन, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद, शमशेर, महेंद्र भटनागर, नरेंद्र शर्मा आंचल, रामविलास शर्मा जैसन साहित्यकार कवि उस समय क्या होने लगे, उन लोगों का
उदय हुआ तखने से एखनो तक आरो नवा नवा जनवादी गीत रे भैया नित दिन उग रहलत। कहता है तब से अभी तक नया नया जनवादी गीत गाने वाला रोज क्या हो रहा है, उसका उदय हो रहा है। तो जनवादी क्या है आपने जाना, और परंपरावादी क्या है यह भी जाना। मकिन प्रतिक्रियावादी परंपरावादी सब सिराइल नखते ई मान के चले चाहिए, लेकिन अभी भी पूरी तरह से परंपरावादी प्रतिक्रियावादी जो साहित्य है या फिर जो लिखने वाले हैं वो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, यह भी मान के चलना चाहिए कि लेकिन आदर्शवादी स्वर बा परंपरावादी स्वर घे के पूंजीवादी व्यवस्था। कहता है क्योंकि आदर्शवादी स्वर या फिर जो परंपरावादी स्वर है यह किसका स्वर है, तो यह है पूंजीवादी व्यवस्था का स्वर। ठीक है, मैंने एक बाघक अगवा फेकायर। उसके बाद ऐसन बेराएं खोरठा भाषा जैसन क्षेत्रीय भाषा साहित्यिक प्रवृत्ति की हवेक चाहिए। मतलब यह जो समय है, यह जो समय अभी चल रहा है, उस समय पर खोरठा भाषा के जैसा क्षेत्रीय भाषा का साहित्य का प्रवृत्ति किस तरह का होना चाहिए। खोरठा भाषाएं सहित लिखे काम एखन एखन शुरू भेल हक और खोरठा भाषा के बेस सिरे समय के डंडावले गोटे दुनिया एगो पटतैर भाषा बनावे ले दरकार है। कहता है कि अभी जो है खोरठा भाषा का प्रवृत्ति कैसा होना चाहिए। खोरठा भाषा जो है अभी अभी ताज़ा ताज़ा लिखना, इसका लेखन शुरू हुआ है, तो दुनिया के आगे खोरठा भाषा को एक उदाहरण तौर पर एक उदाहरण बनाने के लिए, मतलब एक अच्छा उदाहरण बना करके पेश करने का जरूरत है। रीति नीति कायदा कानून मुहड़ाए दिए के बनाए दिए के। कहता है कि यह जो कायदा कानून जो है रीति नीति तरफ उधर लोगों को, नया समाज को प्रयोजनवाद की तरफ सबको मोड़ देने का यह समय है। बोकारो खोरठा कमेटी इस सवाल के एकदम आया पहरे उठाइले है, तकर लागिन धन्यवाद पावे के काबिल है। कहता है कि बोकारो खोरठा कमेटी जो खोरठा लेखन अभी परंपरावादी होना चाहिए या फिर जनवादी, अगर यह जो सवाल को उठाए हैं बहुत अच्छे समय पर उठाए हैं, इसके लिए बोकारो खोरठा कमेटी को धन्यवाद के पात्र हैं। वो एगो विद्वान साहित्यकार कहना है, युग के तूफान को बांधने के लिए युगांत के छंद छोटे पड़ते हैं। मतलब जो चेंज आ रहा है, जो चेंज होता है, तो पीछे वाले जो समय के लोग हैं वह उसका जो आइडियोलॉजी है, उनके जो सिद्धांत हैं, तो उनका सिद्धांत आगे वाले चेंज होने वाले न्यू जनरेशन का कोई काम नहीं आता है। तो वही कहता है कि मैंने कोनो नावा जुगेक तूफान के संहारवे टिकावे ले पुरना जुगेक आयर मुआयर काम ना दे। मतलब नया युग का जो तूफान है उसको संभालने के लिए, उसको टिकाने के लिए पुराने समय का जो मूल तत्व है, मूल जड़ है, वो सब कुछ काम नहीं आता है। ऐसे जनवादी विचारधारा नावा जुगिक मांग हके और हमनी खोरठा भाकाक बा ऐन भाकाक प्रवृत्तियों जनवादी हवेक चाहिए। और कहता है वैसे ही जो ऐसे मतलब जो नया युग का, जो अभी मॉडर्न समय है, जो आधुनिक युग का अभी जो है जनवादी विचार होना चाहिए। ठीक है, नया युग का जो मांग है जनवादी विचार, ना कि परंपरावादी विचार, ना कि आदर्शवादी, ना कि छायावादी, वो विचार नहीं। अभी जनवादी प्रगतिवाद को विचार का मतलब नया युग को मांग है। और हम लोगों के खोरठा भाषा को या फिर कोई भी भाषा की प्रवृत्ति जनवादी ही होनी चाहिए। ऐसे तो हमें खाम ख्याली आदर्शवाद के खिलाफ हों। कहता है ऐसे तो हम जो कल्पना मात्र, जो बिना कोई रियलिटी नहीं है, कोई यथार्थ नहीं, वैसे आदर्शवाद के खिलाफ हैं। तैयो हम एगो नावा किस्म के आदर्श के बेस सिरे मड़ाए बैठावे के वकालतियों करे खोजा हो। कहता है वैसे तो हम जो आदर्शवाद के खिलाफ हैं, लेकिन हम एक नए किस्म का, नए तरीके का आदर्श के अच्छे तरीके से बैठाने का वकालत भी करते हैं। और वैसन आदर्श जकर तर्क सम्मत वैज्ञानिक आधार है। और वह कह रहा है एक वैसा आदर्श जिसका कोई लॉजिकल बेस हो, जो जिसका कोई साइंटिफिक बेस हो। ठीक है, मतलब वैज्ञानिक आधार हो। मंतुक आदर्श के नावा परिभाषा दिए खोजे हों। मैंने एक आदर्श होवत नावा किस्म के, मतलब ये जो आदर्श होगा नया किस्म का, कैसा समाजिक की हवा है की है रहल है, तकर आया फोटो उखराए दिए के यथार्थवादी साहित्य के। कहता है समाज में क्या हो रहा है, समाज क्या है, उसका जो एक फोटो, जैसा समाज है, जिस प्रकार से हो रहा है अभी समय पर, जो यथार्थ है, जो रियली है, उसको साहित्य के माध्यम से डायरेक्ट उसका प्रतिबिंब आपके साहित्य में, आपके यथार्थवादी साहित्य में दिखनी चाहिए। यही है यथार्थवादी साहित्य। मकिन साहित्यकार के काम ही है सिराय नैजा है। कहता है लेकिन साहित्यकार का काम केवल समाज में क्या हो रहा है, समाज कैसा है, उस तरह को केवल अपने साहित्य के माध्यम से प्रतिबिंबित कर देना ही केवल यहीं पर साहित्यकार का काम खत्म नहीं होता है। साहित्यकार
का काम यहीं पर खत्म नहीं होता। साहित्यकार का काम क्या है? और देखिए, साहित्यकार के अपन लेखने एहो बात कही देक चाहिए जे एकर बाद की हवेक चाहिए, और साहित्यकार को दूरदर्शी होना चाहिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि साहित्यकार कैसा है, क्या है, केवल यही बता देगा तो साहित्यकार का काम यही खत्म नहीं होगा। साहित्यकार का काम यह भी है कि इसके बाद क्या होने वाला है, इसका समाधान क्या है, इसके बाद और क्या हो सकता है, उसके बारे में भी बताना चाहिए। मतलब समस्या का समाधान भी बता देना चाहिए। हाँ, पूर्णा आदर्शवादी समाधान न्याय बिचकुन विज्ञानी सत्य पर आधारित तर्क सम्मत आदर्श समाधान। हाँ, ये कह रहा है कि ये नहीं कि आप पुराना जो आदर्शवादी समाधान था कि नहीं ऐसे करो वैसे करो, जो पुराने समय से परंपरावादी समाधान है वह नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सत्य पर, वैज्ञानिक एविडेंस पर, वैज्ञानिक के आधार पर जो लॉजिकल हो उस तरह का तर्क सम्मत समाधान आपके सामने होनी चाहिए। हम ई बात के एगो खाट खूट पटतैर दई के फुरछावे की चेष्टा कर रहा हूँ। एगो गरीब देखो, हम इस बात को कि कैसा साहित्य होना चाहिए जो कि समाज के प्रति, समाज के झलक को, समाज में क्या हो रहा है उसको साहित्य के माध्यम से उसके साहित्य में दिखना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए यथार्थवादी साहित्य? तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता देता हूं, आप देखिए क्या होना, कैसा होना चाहिए। देखो, कहता है एगो गरीब हुबगर जवान है, कहता है एक बहुत ही गरीब लेकिन बहुत हुब वाला जवान है, हर्षोल्लास वाला, ओकर बियाह करे एक जुकुर एगो बहिन है। कहता है उसका शादी करने के लायक एक बहन है, मकिन वो अपन बहिन के बियाह नहीं करे पा रहे है कि ले कि बोरे के बाप ओकरा से 25-30 हजार तिलक मांगे हथिन। कहता है कि एक वही गरीब लड़का है, उसकी शादी करने लायक बहन है और उसको शादी करना है, लेकिन उसका जो मकिन वो अपन बहन का शादी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वर का मतलब जो वर होता है, जो दूल्हा होता है जिससे शादी लगाते हैं, जो वर का बाप है उसके लिए 25-30 हजार मांगता है और बेचारा के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो अपन जायत कुटुंबे के लड़का के बाप ठीन गोड़ हाथ जोड़ चला है। कहता है उसको अपने कास्ट में ही शादी करना है, तो अपने कास्ट में अपने इज्जत को देखते हुए अपने कास्ट के लड़का के पास, लड़का के बाप के पास पैर हाथ जोड़ते चला है। मकिन केहू बातों का तो करे ले तैयार न, उल्टे धुतकार फटकार और बेइज्जतियों से है। कहता है लेकिन कोई बात भी करने को इससे तैयार नहीं है, उल्टा उसको धुतकार और फटकार बेइज्जती भी सहना पड़ रहा है। हाई निसार है कि वो रात दिन भूख त्याग के रिक्शा ठेला चलावा है और खाए पिए ठेकान न रहिला से बीमार पर है। कहता है हार सार के वो क्या करता है, रात दिन अपने भूख प्यास को त्याग करके रिक्शा ठेला चलाता है, खाने पीने का ठिकान नहीं, इस कारण से बीमार भी पड़ जाता है, खून बुकरता है और टीवी का शिकार हो जाता है। तैयो अपन बहन के हाथ 25-30 हजार तिलक दई के पियर करता है। मतलब तब भी उसके बाद भी अपने बहन का जो है शादी करता है 25-30 हजार दे करके किसी प्रकार से। जे रात बहन के बियाह हुआ है से रात वो मर जाए। जिस रात को उसकी बहन का शादी होता है तो उसी रात उसका भाई जो है वह मर जाता है। ये है एगो यथार्थ चित्रण जनवादी प्रवृत्ति। कहता है इस प्रकार का कहानी जो कि समाज में क्या हो रहा है, समाज कैसा है, उसको दिखाना ही यथार्थवादी चित्रण है। यही है जनवादी प्रवृत्ति। पाठक ये कहानी पढ़ के कांदा हत, पाठक जो पाठक होता है, जो पढ़ने वाला होता है, इस टाइप की कहानी को पढ़ के रो रहा है, आंसू बहा रहा है, अपने मुट्ठी को क्या है कहीं कहीं बजाड़ रहा है, मतलब गुस्से में। कहानी एगो सफल यथार्थवादी, ये जो कहानी है इस टाइप का कहानी अगर आप देखेंगे तो यही है यथार्थवादी कहानी, जनवादी कहानी कहलक। और कहता है आर कहानीकार पुरस्कारों पौलक, और इस टाइप की कहानी पर कहानीकार क्या है, पुरस्कार भी पा रहा है। मकिन समाज के ये कहानी से क्या मिला? कोनो सुधार भले, लेकिन समाज को यह जो कहानी पढ़ा कि दहेज के कारण भाई को दिन रात मेहनत करना पड़ता है, खाना नहीं खा रहा है और वो बीमारी से मर जाता है, लेकिन यह कहानी पढ़कर सब कोई को दुख तो होता है, आंसू बहाता है, लेकिन बताइए इसका कोई सुधार हुआ? कोई ऐसा था जो कि नायक, उसका भाई को इस कहानी में नायक बताया गया, तो क्या उसके दशा को देख करके कोई ऐसा है जो कि पिघला हो, या फिर कोई पाठक ऐसा है जो ताव खाई के सामाजिक व्यवस्था बदले की चेष्टा कर ले, या फिर कोई ऐसा पाठक मिला जो कि पूरे गुस्सा में, मतलब इस कहानी को पढ़ने के बाद समाज का व्यवस्था को बदलने का चेष्टा किया हो? कोई नहीं। सिनेमा ऐसा कहानी ढेर पैबे, सिनेमा में ऐसा कहानी आप बहुत पाएंगे। हमर कहना ई है जे कहानी के हुए खत्म कर दिए नहीं चाहिए, बिचकुन कहानी ऐसा हवे चाहिए कि चाहे तो नायक अपन बहन के, देखो कहता है कहानी वहीं पर नहीं खत्म हो जाना चाहिए, कहानी इस प्रकार से होना चाहिए जैसे कि चाहे तो उसमें नायक जो उसका भाई है अपने बहन के ऊपर जायत संगे ब्याह दे दे। मतलब उसका जो भाई है यह नहीं सोचे कि कास्ट में ही शादी करना है, कहीं भी इंटर कास्ट भी शादी कर दे, क्योंकि
अपन जाति कुटुंब के ठेपो दिखाई दे और अपने जाति कुटुंब जो अपने उसका कास्ट वगैरह है उसको क्या करे, ठेंगा भी दिखाई दे। जाति प्रथा के कोनो वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह जो जाति प्रथा चलते आ रहा है यह है परंपरावाद, यह है ये आदर्शवाद। जो जाति प्रथा, जाति में शादी करेंगे, क्योंकि जाति प्रथा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, वह जनवाद नहीं है, वह नए युग को स्वीकार्य नहीं है। अगर नाय तो नायक दो चार गो सामाजिक ठेकेदार को तो नरिटिए चीप दे पा रहे और नहीं तो दो चार वो जो हीरो है, जो भाई है, वो दो चार समाज का जो ठेकेदार है उसका नरेटिव चीप दिए दे या फिर उसको गोली मार दे। ऐसा आदर्श साहित्यकार गुलाइन के राखे चाहिए। कहता है ऐसा आदर्श जो है साहित्यकार को रखना चाहिए, इस टाइप का आदर्श, ये कि जातिवाद को खत्म करना है, जाति प्रथा को खत्म करना है, अपने मतलब वो जो जिस पर जुल्म हो रहा है उसको सहना नहीं है, गरीबों का शोषण हो रहा है उसे नहीं सहना है। तो इस टाइप का आदर्श कहानी में, साहित्य में देखनी चाहिए। यह है जनवाद। हमने लेखने के मुख्य काम समस्या बरन कर देना ना है, बिचकुन सही समस्या समाधान बताए दिए के चाहिए। कहता है हम लोगों के लेखन का मुख्य काम केवल समस्या का वर्णन, समस्या को बता देना ही काम नहीं है, बल्कि उस समस्या का समाधान बताना भी चाहिए। हम लोगों के अपने लेख में परिणाम पाठक के भरोसे नाय छोड़े के चाहिए। यदि हम इन अपन साहित्य लेखने ऐसा नाय करही तो अपन समाज के भटकावे के छोड़ाए और कोनो दूसर काम नाय करे पारब। कहता है परिणाम, उसका परिणाम क्या होगा, कहाँ तक, तो भाई उसका मर गया। और अब परिणाम जो है पाठक के ऊपर भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ने वाले के ऊपर। हम लोग को अपने साहित्य में ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा ही करते रहें तो समाज भटकने के अलावा और कोई दूसरे काम हम नहीं कर सकेंगे। उसका समाधान भी बताना होगा। खोरठाई साहित्य के प्राय वित्त प्राय पैत विधाय लिखल जा रहा है यथा नाटक। देखिए खोरठा साहित्य में प्राय इसी प्रकार का प्रत्येक जो साहित्य जो लिखा जा रहा है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया है, लेकिन जितना लिखा गया है तो उसी प्रकार से लिखा जा रहा है, जनवादी प्रकार से। तो यहाँ पर जितने भी आप लोग कहानी वगैरह के नाटक के नाम जानते हैं और उसके लेखक के नाम जानते हैं तो यहाँ पर दिया गया है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। जैसे कि नाटक है एक उद्भासल कर्ण, जिसको लिखा है श्रीनिवास पानूरी ने, तो वैसे ही सारे यहाँ पर कहानी और लेखक के नाम दिए गए हैं कि इस तरह के कहानी है जो कि खोरठा में लिखे जा रहे हैं। किस पर, तो जनवाद आधारित। ये है यहाँ तक देखिए, है ना, कि श्याम सुंदर महतो, मधुसूदन महतो, राम शरण विश्वकर्मा आदि गीत, शिवनाथ प्रमाणिक, प्रदीप कुमार, दीपक कुमार, ये लेखक और उसके लेखन के बारे में लिखा गया है कि इस टाइप के साहित्य जो है अभी लिखा जा रहा है। एखन तक खोरठा जितना कुछ लिखा है, मतलब जो ऊपर लिखा गया कि अभी तक जो खोरठा भाषा में जो भी कुछ लिखा गया है उसका सुर, उसका जो ताल है, सुर ताल है, वह जनवादी ही है। ठीक है, और कोनो लिखाई रहा है ओकरो जनवादी सुर है, और आगे भी जो लिखा जा रहा है वह भी परंपरावादी ना होकर जनवादी सुर है उसका। आप लोगों ने क्या देखा, जो समाज के बारे में हम लोगों ने अजगर नाटक को देखा था, तो क्या वह परंपरावादी था या जनवादी था, तो वह जनवादी था। तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि जो भी खोरठा नाटक या खोरठा में साहित्य जो लिखाया जा रहा है वह उसका सुर जो है जनवादी ही है, और जो लिखा भी जा रहा है वह भी जनवादी सुर का है। शायद ऐसन ई ले कि खोरठाक साहित्यकार जखन कलम उठावे है तखन तक उ उपेक्षा, शोषण और दमन से मुढ़ा मुढ़ी रगड़ रगड़ी भई चुकल रहा है, और ओकर अस्मिता, आइडेंटिफिकेशन, पहचान पर सवालेक चिन्हा लागल रहा है। कहता है ऐसा इसीलिए भी हो रहा है, क्योंकि शायद इसलिए हो रहा है कि खोरठा साहित्यकार जब कलम उठाता है तब तक वो शोषण, उपेक्षा और दमन से क्या होता है, वो दिन रात थक चुका होता है, अपने अस्मिता, अपने पहचान के सवाल पर उसका चिन्ह लग चुका होता है, और उसको अचानक से एहसास होता है, उसको अचानक से यह एहसास, यह महसूस होता है कि घर ही परदेसी और बेचारे की जिंदगी जी रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि अपने घर में ही हम परदेसी और बेचारे जैसा जिंदगी जी रहे हैं। अपने घरे बेचारा बहिन रही ना पूछिन हम यहाँ कैसे जिया ही। कहता है अपने घर में ही बेचारा बन करके जीते जीते नहीं पूछो हम यहाँ कैसे जी रहे हैं। ऐसे कहल जाए कि खोरठा लिखे की शुरुआत जनवादीय सुर भेल है। तो ऐसा कहा जाए तो खोरठा का लिखने का शुरुआत जो है, खोरठा जब लिखना शुरुआत हुआ तो उसका सुर जनवादी ही है। आधुनिक काल के खोरठा पहिल साहित्यकार भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानूरी क्रमशः किसानेक आर्तनाद, जो कहता है कि आधुनिक काल के खोरठा का जो पहला साहित्यकार थे, जैसे कि भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानूरी क्रमशः किसान के आर्तनाद जो कविता संग्रह है, ठीक है, राम कथामृत जो एक खंड काव्य है, उद्भासल कर्ण जो नाटक है, लिख के जनवादी सुर फूक ले हल्त। कहता है कि उन्होंने वो जो साहित्य लिखे हैं, इन लोगों ने
एक अपने साहित्य के माध्यम से जनवादी सुर फूकने का काम किया है। वहीं पर खोरठाय लिखे काम जनवाद के स्थापित फ्रेम के अंतर्गत भई रहे है और कहता है कि खोरठा का साहित्य को लिखने का जो काम हो रहा है वह जनवाद के फ्रेम में ही हो रहा है। जे लोग के ओकर स्थिति से अवगत तो करावा है, स्थिति बोध तो करावा है, मकिन उद्बोधन न। कहता है वो जो साहित्य है जो लोग को उस स्थिति से अवगत कराता है, उस स्थिति का बोध कराता है, लेकिन उसका उद्बोधन, उसका कोई समाधान नहीं है। लोग के आपन स्थिति से उबरे ले करे हतई सेटाक उपाय न बतावा है। कहता है लोग को इस स्थिति से उबरने का कौन सा उपाय होना चाहिए यह इसमें नहीं बताया गया है। बेस जिंदगी डहर नाय दिखावा है। कहता है कि अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता भी उसमें नहीं दिखाया जा रहा है, बस केवल क्या है यथार्थवाद जो समाज में हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि अजगर नाटक में आपने देखा था कि शोषण हो रहा है लेकिन उसका क्या समाधान है। उसी तरह से हमने जब सोंद माटी कहानी संग्रह को देखा तो उसमें ऐसे बहुत सारी कहानी थे जिसमें शोषण को दिखाया गया लेकिन उसका समाधान नहीं बताया गया। बस क्या है कि हाँ ऐसा है ये बात। हम तो कटी रिची इहो पक्ष में हो जखन एखन जैसन तैसन टेढ़ा मेढ़ा लिख देल जाए। हम तो थोड़ा मोड़ा इस पक्ष में भी है कि इस समय जो है जैसा मन तैसा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया जाए, इतना जोर अरई ना देल जाए, करपत उठ जाए, बाल लेखने स्वाभाविक प्रवाह ठहर जाए। कहता है कि हम अभी इस ये में भी है कि किसी तरह से अभी लिख दिया जाए, हमर ऐसन कहे के माने भावे नाय लेल जाए कि हम अरई यानी कि अंकुश लगावे के पक्ष में न कहो। कहता है हम ऐसे हम अगर इस तरह से कह रहे हैं तो यह इस तरह से ना समझा जाए कि हम अंकुश लगाने के पक्ष में नहीं हैं। हमर कहना है पहाड़ी झरना के जैसे तैसे फूटे दें। कहता है हमारा ये कहना है कि जो जैसे अभी लिख रहा है जनवादी तरीके से बस लिखते रहो, ठीक है। पानी के धार के जमोट कायर के ओकर से टरबाइन घुरवाइल जाए तब बिजली चाड़े पैदा होते। कहता है कि अभी जैसे है जैसे जो टेढ़ा मेढ़ा जैसे है लिखते जाओ तो इसके धार को रोको मत। एक समय ऐसा आएगा कि यह इतनी धार बहेगी कि इसके पानी के धार को बांध बना करके इसमें टरबाइन से घुमाएंगे और बिजली जरूर पैदा होगा। और गोटे दुनिया सारे दुनिया को इस चीज़ को समझना होगा कि अभी जो साहित्य है परंपरावादी ना होकर जनवादी होना चाहिए, परंपरावादी आदर्शवादी छायावादी ना होकर यथार्थवादी जनवादी, जिसमें कोई एक साइंटिफिक बेस हो, जिसका एक वैज्ञानिक आधार हो, उस तरह का साहित्य होना चाहिए। यह कहानी में यह निबंध में यही दिखाया गया है। अब हम लोग आपको अगर यह निबंध अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज ही हम लोग कर लेते हैं हमें खाड़ा हो। चलिए इस निबंध को देखते हैं। इस निबंध को बताने से पहले जो पिछला निबंध हमने किया है कि जो हमारा खोरठा लेखन है वह परंपरावादी या फिर जनवादी होनी चाहिए, तो वह जो निबंध है वह एक समीक्षात्मक निबंध है। इसे आप याद रखिएगा कि समीक्षा हो रही है कि किस टाइप का होना चाहिए। अब चलिए हम हमें खड़ा हो देखते हैं। हाँ हमें खड़ा हो, हम ही नाय कतेक खड़ा हत, तोहरो खड़ा हवे पारा, एक घर से मर्दो खड़ा है और जनुयो खड़ा है, तो तोहरा खड़ा हवे में रोकतक के। कहता है हाँ हम खड़े हैं, हम ही नहीं कई खड़े हैं, तुम भी खड़े हो सकते हो। एक घर से मर्द भी खड़ा है, उसी घर से स्त्री भी खड़ी हैं, तो तुमको खड़ा होने में कौन रोकेगा। हमें पिछलो बार खड़ा रहो, एहो बैर खड़ा हो। कहता है हम पिछले बार भी खड़ा थे। ये खड़ा होने का मतलब इलेक्शन जैसे है चुनाव में, ठीक है। तो कहता है हम पिछले बार भी खड़ा थे और इस बार भी खड़ा हैं, ठीक है। पिछला बार 100 खड़ा रहत, इस बार 150 खड़ा हत। कहता है पिछला बार जो था वो 100 खड़ा था, इस बार 150 खड़ा होगा। अगला बार कई सौ खड़ा था और अगला बार जो है कई सौ खड़ा होगा, ठीक है। अगला बार कई सौ खड़ा हता। हाँ अब तई घर पीछू खड़ा ना हता तब तक की रंग पता लगते जे जनतंत्र की चीज है। कहता है कि जब तक घर के पीछे मतलब हर घर से एक खड़ा नहीं होगा तब तक क्या पता, कैसे पता लगेगा कि जनतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र होता क्या है। ऐरा गैरा ऐबी बैबी मंगरा बुधवा सभी खड़ा हत। कहता है कोई भी खड़ा हो सकता है, चाहे वह किसी भी तरह का हो। ऐरा गैरा ऐबी गैबी ये किसी भी तरह का है, कोई भी। कोईयो खड़ा हवे पारे ककरो बापे की तोहरा के टोक तो। कहता है कोई भी खड़ा हो सकता है, किसी का बाप का क्या जाता है, तुमको कौन रोकेगा, तुमको कौन टोकेगा। तोहरा यदि चोर हाँ गिरगिट हाँ पाकिट मार हाँ सिंध मार हाँ डकैत हाँ लठैत हाँ कोनो बात नहीं, चल तो खड़ा हो में तोहर ई गुण गिला बाधा नहीं। कहता है तुम अगर
तुम अगर चोर हो, गिरगिट हो, गिरकाहट हो, किसी भी तरह का चीप हो, गिरे हुए हो, ठीक है, पॉकेट मार हो, सिंध मार, डकैत, लठैत, जो भी हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा ये जो गुण है तुम्हारे खड़ा होने में यह सब बाधा नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्शन में कौन कौन खड़ा होता है उसी के ऊपर है कि यह एक व्यंग है। तोहरा यदि जुआरी हाँ, दरवाहा हाँ, परजरवा हाँ, खेजा हाँ, गेजा हाँ, असमाजी हाँ, पाजी हाँ, तैयो चल। तो कहता है अगर तुम जुआरी है, पियक्कड़ है, परजरवा यानी कि दूसरी स्त्रियों को पर गलत नज़र रखने वाले हो, या फिर खेजा गेजा पागल कुछ भी तरह का असामाजिक हो, पाजी हो यानी कि बदमाश हो, तब भी चलेगा, तुम खड़ा हो सकते हो। यदि तोहें दंगाहा हाँ, फसादी हाँ, दागी हाँ, बागी हाँ, बकवादी हाँ, खपतान हाँ, शैतान हाँ, गुंडा हाँ, हाईजैकर हाँ, तो बुझा चलबे नहीं कर तो कुत्तो। कहता है अगर तुम दंगाई हो, फसादी हो, दागी हो, बागी हो, किसी भी तरह से अगर बहुत ज़्यादा आप तुम गलत कर रहे हो, शैतान हो, गुंडा हो, हाईजैकर हो, तब तो चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा तुम्हारे खड़ा होने में। यदि तुम्हें 4-6 महीना जेल का हवा खाई घुरल हाँ, तब तो सुभान अल्लाह। अगर तुम 4-6 महीना जो है जेल का हवा खाकर घूमे हो, चक्कर लगा आए हो, तब तो और सुभान अल्लाह, यह तो गौरव की बात है। गांधी, सुभाष, जवाहर, भगत सिंह सभी जेले चक्की पीसल हत। कहता है गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह सब जेल का चक्की पीसे थे, तोहें जेले का हवा खाई घुरल हाँ, तो लजाई शरमाई की बात। कहता है तुम जेल का हवा खा के निकले हो, लौटे हो, तो बताओ इसमें शरमाने की क्या बात है? यह जो है व्यंग है, ठीक है। जो यहाँ पर चुनाव में जो लोग खड़े होते हैं उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस आम लोगों के लिए सारा नियम कानून है, वही बात हो रहा है यहाँ पर कि बूझ ला ओहे गांधी नेहरू के लेतायरे के लोग हाथ हो रहा। कहता है कि बूझ लो, समझ लो कि तुम वही गांधी नेहरू का जो परंपरा है, जो श्रृंखला चली आ रही है, वही हो तुम। यदि तोहर ठीन इतने गुण हो तब खड़ा होने में बोनस नंबर मिलता है। यदि तुम्हारे अंदर इतना गुण है तो खड़ा होने में तुम्हें बोनस नंबर मिलेगा। तोहे खड़ा ना होबे, खड़ा करल जेबे। कहता है अगर तुम्हारे पास इतना गुण है तो तुम खड़ा खुद नहीं होगे, तुमको खड़ा किया जाएगा। आर ई तो तोहरा पता हवे कर तो जे खड़ा हवे का खड़ा करल के मध्य कितना भारी फर्क है। कहता है और यह तो तुमको जरूर पता होगा कि खड़ा होने में और खड़ा किए जाने में कितना भारी फर्क है, जितना कि मंत्री और संतरी में। यह भी व्यंग है। खैर छोड़ा ई बात के, खैर छोड़ो इस बात को। हाँ तो हम आगू कहल हलो जे सभी कोई खड़ा हवे पारा मकिन 100% सही न। देखियो खैर छोड़ो इस बात को। हमने जो पहले कहा है कि कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन यह 100% सही नहीं है। तुम्हें खड़ा हवेक लाई अजोग हवे पारा। कहता है तुम खड़ा होने के लिए अयोग्य हो सकते हो यदि तुम मेंटली रिटार्टेड हो, यदि तुम मेंटली पागल हो, या खोपड़ी कोई पेच ढीला है, ठीक है, पेच ढील ढालो, या फिर खोपड़ी का कोई पेच ढीला है तो तुम अयोग्य हो सकते हो। मने के यदि तोहें सोढ़ मोड़ सीधा साधा लोग हाँ, सहितवादी हाँ, ककरो ठके नहीं पारा हाँ, और ठकरो कांसी टाइडे पैरावे न पारा हाँ, दोसर तेसर के दुखी भैजा हाँ, और बुझा है तोहे खड़ा हो एक लागिन जोग न। कहता है कि इसका मतलब यह है कि अगर तुम बहुत सीधे साधे हो, सत्य बोलने वाले हो, किसी को डरा धमका कर नहीं रख सकते हो, किसी को ठग नहीं सकते हो, दूसरे तीसरों के दुख में दुखी हो जाते हो, तो लगता है तुम बहुत अयोग्य हो इसके लिए, तुम फिट कैंडिडेट इसके लिए नहीं हो। अरे हाँ आर जोदी तो हैं, और क्या है, अरे हाँ आर जोदी तो हैं पागल हाँ, मैंने का अपन घार पारिवारिक धंधा फिक्र छोड़ के दोसर तेसर के धंधा फिक्रे भटकल भूल रहा ना, अपन भाई भतीजा के पैरवी सोर्स ना लगाए के दोसर तेसर के पैरवी के लागिन मर रहा हाँ। कहता है और अरे हाँ तुम अगर पागल हो, इसका मतलब यह है कि अपने घर परिवार का धंधा फिक्र छोड़ करके दूसरे तीसरे का धंधा फिक्र में लगे हुए हो, उसी के तरफ काम किए जा रहे हो, दूसरों का मदद करते हो, अपने भाई भतीजा का पैरवी सोर्स ना लगा करके दूसरे तीसरे का पैरवी सोर्स लगाने में मर रहे हो। अपने तो हेडरे ठेठ के रहा हो, मकन दूसर के तन ढापे के लागिन फिफियाई चल रहा हाँ। अपन घर एक चिंता फिक्र छोड़ के दोसर फिक्रे सूख रहा हाँ, तो बुझा खड़ा हविक लय तोहें निश्चित अयोग्य है। कहता है और हाँ अगर तुम पागल हो, और पागल का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने घर परिवार का चिंता फिक्र छोड़ करके दूसरे के घर परिवार के चिंता फिक्र में लगे हुए हो, अपने शरीर पर कुछ नहीं है लेकिन दूसरे के तन ढकने के लिए तुम जो चिंता कर रहे हो, तब तुम समझो कि पूरी तरह से तुम अयोग्य हो इसमें खड़ा होने के लिए। हाँ तो हमें तोहरा ई बात कहे में बिसर गेल कि पछला बैर तरी हम अपनी खड़ा ना है बिचकुन बल्कि खड़ा करल गेला हो। कहता है कि हाँ हम तुमको यह बात कहना भूल गए थे कि पिछला बार जो है हम खुद से खड़ा नहीं हुए थे, बल्कि बिचकुन का मतलब बल्कि खड़ा किए गए थे। पछला बैर हमर खड़ा हवे एकटा
तो तोहरिन के बेस नाय बुझाइल हलो तोहिन से हमर कोनो अदायवित हा से बात नाय। कहता है कि पिछला बार हमर खड़ा हवे एकटा तोहरीन, यहाँ क्या है पता नहीं, तोहरीन के बेस नहीं बुझाए लो। कहता है पिछला बार जो हम खड़ा हुए थे तो तुम लोग को अच्छा नहीं लगा था, तोहिन से हमर किसी आप लोगों से किसी भी प्रकार का हमें गिला शिकवा नहीं है। हमर प्रति तोहिन के मने वात्सल्य भाव, हमर प्रति तोहिन के वात्सल्य भाव लहर मारा हो। तो कहता है कि हमारे प्रति तुम लोग के मन में मेरे प्रति जो वात्सल्य भाव, मेरे प्रति जो करुणा का भाव है वो मार रहा है लहर। सेहे लागिन तोहिन के डर बुझा लो जे हमें गिर जाए। कहता है कि तुम लोग को इसीलिए लग रहा है कि कहीं हम गिर ना जाए मतलब हार ना जाए। किले तोहिन ये बात मालूम हलो कि हमर गोड़ किला कटी लेचुर है, क्योंकि तुम लोग को यह बात मालूम था कि हमर पैर थोड़ा सा कमजोर है। और ईटा तोहिन बेस भावे बुझा हो कि खड़ा हवे लाई मजबूत कैटफाड़ गोड़ गिला हवे का आया दरकार है। कहता है यह पैर कमजोर का मतलब यह है कि मेरा जो पैसों से, हम धन धान्य से या फिर आदमी से सशक्त नहीं है, बाहुबल नहीं है मेरे में। ठीक है, बाहुबल का मतलब क्या होता है? शरीर से मजबूत नहीं, पैसों से, थोड़ा अदब से सोर्स होनी चाहिए इस तरह का। तो कहता है तुम लोगों को यह पता है कि मेरा पैर उस समय जो था उतने अच्छे से मजबूत नहीं था, और इसको मतलब खड़ा होने के लिए पैर बहुत सशक्त होना चाहिए। इस तरह का खड़ा होवे टाय बड़ बात ना है, बोड़ बात है खड़ा है कि एक दो डेग चले के। कहता है खड़ा होना बड़ा बात नहीं है, बड़ा बात तो यह है कि खड़ा होने के बाद एक दो डेग चल पाए, तभी संभव हवे पारे जब दो गो सकत हाथ से संतुलन बनवल जाए। कहता है यह तभी संभव हो पाएगा जब दो मजबूत हाथों से संतुलन बनाया जाए। और दो ये क्या है? तो हाथ गोड़ सकत हवे मनी टॉनिक से आर, मतलब कहता है हाथ गोड़ जो है मजबूत कैसे होगा? कहता है कि मेरा हाथ पैर तो मजबूत नहीं है, कमजोर था। यह अगर खड़ा है तो मतलब कि हाथ पैर हमारा मजबूत होना चाहिए। और कहता है कि हाथ पैर मजबूत कैसे होगा? तो मनी टॉनिक से, मतलब मनी टॉनिक मतलब पैसा कौड़ी से। और यह जिनिस गुला हमर ठीन हलक नहीं। कहता और यही जो था हमारे पास नहीं था, ये बात तो ही हमरा पहले ही बता दिले। कहता और यह बात जो है तुम लोग मुझे पहले ही बता दिए थे, कि यह लेखक कह रहे हैं। और कहता है कि हम अपन टिहिंग गोड़े के, मतलब भोर से चुनाव रूपी अजगड़ बोन के, मतलब ये जो हमारा जो यह कमजोर पैर था सशक्त नहीं था। और सशक्त कैसे होगा इसके बारे में हमने बात किया। कहता है हम इस अपने कमजोर पैर के भरोसे चुनाव रूपी अजगड़ बोन में बोने के डेगे के हिमायत आर खूब मने राखल हेलो। कहता है कि हम इस अपने कमज़ोर जो सशक्त नहीं है, हम कमज़ोर थे रुपयों पैसों से, तो ये उसके भरोसे चुनाव रूपी अजगड़ बोन, मतलब चुनाव का ये जो चुनाव रूपी ये जो जंगल, अजगड़ मतलब बहुत घना वन, ठीक है, बहुत घना वन जंगल, इसमें क्या कर रहे थे? कूदने का हिम्मत और खूब रखे हुए थे मन ही मन। तो हिन तो जाने भी करो हो कि हिम्मते मर्द आर मददे खुदा, मतलब हिम्मते मर्दा तब मददे खुदा, अगर हिम्मत करेगो तो मदद मिलेगा। तैयो हम तोहिन के बात उठवल हलो और बैठ गेलो, और तब भी हम जो है तुम लोग का बात नहीं उठाएं और बैठ गए। ठीक है, किले की हम जनता का आदर करे जाना हो, क्योंकि हम जो हैं जनता का आदर करने जानते हैं, जनता का ताकत के जाना हो, और जनता का ताकत को भी जानते हैं। हमरा आसरा रहे कि ई बैर तोहिन के एतेक दाया माया एतेक चोंज कोड़ गो हमर ऊपर। कहता है कि हमको इस बात का आशा था कि इस बार जो है तुम लोगों का दया माया हम लोग के मेरे ऊपर होगा है। हमरा गिरेक तोहिन के इतना डर हो तो ई बैर हमरा तोहिन जरूर उठावे की चेष्टा कर भे। कहता है कि मेरे गिरने का, हमारे हारने का तुम लोग को इतना डर है तो तुम लोग इस बार हमको उठाने का जरूर चेष्टा करोगे। सैयक लागिन ई बैर फिर खड़ा भय गेलो, इसीलिए इस बार हम फिर से खड़ा हो गए हैं। खड़ा भेले न हो बिचकुन खड़ा करल गेल हो। कहता है खड़ा हुए नहीं है बल्कि खड़ा किए गए हैं। एगो राष्ट्रीय पार्टी बांटेले, एक राष्ट्रीय पार्टी की ओर से, ठीक है, राष्ट्रीय जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, तो इस तरह की पार्टी की ओर से हम खड़ा हुए हैं। कोनो राष्ट्रीय पार्टी हमरा ऐसे खड़ा नहीं करल है। कहता है कोई राष्ट्रीय पार्टी जो है वह हमको इसी तरह से खड़ा नहीं किया है। तोहिन तो जानबे करा है भेक से भीख मिलल करा है, मिला है। कहता है कि तुम तो जानते ही हो, भेक मतलब जैसे भाका का मतलब भाषा होता है, वैसे ही भेक का मतलब होता है वेशभूषा। कहता है तुम लोग तो जानते ही हो कि वेशभूषा से भीख मिलता है। ठीक है, मतलब जिस तरह का आपका वेशभूषा है उसी तरीके से आपको मिलेगा काम वगैरह, इज्जत जैसा हो।
सही खातिर हम पिछला वोट से लेके ई वोट तक कहता है, इसीलिए हम पिछला वोट से लेकर के इस वोट तक क्या करिए, ई 5 बछरेक मध्य आपन के एकर जोइक बनाए ले लो, मतलब सॉरी, कहता है कि हम 5 वर्षों के बीच में, इधर 5 वर्षों में अपने आप को इस योग्य बना लिए। तो हिन तो जानबे करा हैं, निकोड़िया गेलक हाट क्या क्या देखी हिया फाटा। कहता है आप लोग तो जानते ही हैं, अगर पैसा कौड़ी, निकोड़िया का मतलब जिसके फटेहाल, ठीक है, जिसके पास कुछ भी पैसा कौड़ी नहीं है, और अगर आप बिना पैसा कौड़ी के मार्केट बाजार हाट जाते हैं तो आपको वहां पर देख करके आपका हिया फट जाएगा, आपका छाती फट जाएगा। सैयक लागिन ई मनी टॉनिक पावे लाई हमें अनेक समुद्र मंथन कर लो, और इसी के लिए इस मनी टॉनिक को, क्योंकि बिना मनी के, बिना पैर को सशक्त किए अगर चुनाव रूपी अजगड़ बौन में आएंगे तो गिरेंगे ही। इसीलिए हम इस मनी टॉनिक, मतलब ये जो पैसा का टॉनिक है, इसको पाने के लिए बहुत समुद्र मंथन किए, ठीक है, बहुत मतलब बापड़ बेले। देवता गुलाक नेत के अनुसरण करके आपने अमृत पिलो आर चेला चटिया के जहर दिलो। कहता है देवता वगैरह का जो नियति था उसको अनुसरण करके हम अपना अमृत पिए और अपने चेला चटिया को क्या किए, जहर दिए। केहू मरदूत अमृत चाखे के हिम्मत देखलक तो ओकरो साफ कर दिलो। कहता है अगर कोई जो है मरदूत, मतलब कोई अगर दूसरे पार्टी का अगर कोई अमृत चखने का कोशिश किया तो उसको भी साफ कर दिए, ठीक है, उसको भी मार दिए। मकिन वोट जीते के लाई इतने से काम नहीं चले, लेकिन वोट जीतने के लिए इतने से काम नहीं चलेगा। सैयक लागिन 1-2 शहर गिलाएं। कहता है इसलिए 1-2, ये क्या है, तोहिन खुद समझनिहार है, थोर कहे के आर बेसी समझे के। कहता है कि क्या ही बोले, मतलब इसके लिए 1-2 शहर गिलाएं, मतलब उसके बाद कुछ बोलता नहीं है, और कहता है कि तुम लोग तो खुद समझदार हो, ठीक है, वो थोड़ा ही कहेंगे और ज़्यादा समझो। ये बात तो जगजैका है कि सबके खुश रखेकटा बड़ा फरदवे काम। कहता है यह बात तो जगजाहिर है कि आप अगर सबको खुश करना चाहेंगे तो सब आपसे कभी कोई खुश नहीं रहेगा। एक को खुश रखेंगे तो दूसरा ऑब्वियस है कि आपसे वह नाखुश हो जाएगा। तो इसीलिए कहता है सबको खुश करना बहुत मुश्किल का काम है। तब कीले कर लाई अते मगजमारी करल जाए। कहता है तब क्यों ही इसके लिए इतना मगजमारी किया जाए। की लेना है, कहता है की लेना है, एगो कोनो खास जात बा, खास धर्म के आपन बाटे कर ले जाए। कहता है क्यों नहीं एक खास जात या खास धर्म को अपनी ओर कर लिया जाए। जकर वोटर बगरा हाथ, कहता है कि जिसके ज़्यादा वोट है मतलब उसी को अपनी ओर कर लिया जाए। जोदी एक बाटे एकिन लय गेला तो फिर कहे कि, कहता है यदि एक बार इन लोगों को अपनी ओर ले लिया तो फिर कहना ही क्या है। लागा लागी एक बार जेहलो घूर के आ गए और लगे हाथों एक बार जेल भी घूम के आ गए। अब हम बेस्तरी मजबूत भय गए हों। कहता है अगर तुमको चुनाव में उठना है तो इतना तुमको पापड़ बेलना होगा। यह एक व्यंग है, ठीक है, आप इसे समझिए। आर ई पार्टी वलाइन आंख मूंद के बैठल तर रहत नहीं। कहता है और ये जो पार्टी वाले होते हैं यह आंख मूंद के तो बैठल नहीं रहता है, हमर त्याग के बूझो हलत। कहता है हमारे त्याग को तो यह समझ भी रहा होगा, ठीक है। पार्टी वाला किसको टिकट देता है समझ रहे हैं ना। पार्टी वालाइन हमरा देखला सराहला और पार्टी बाटेले खड़ा कर देला। पार्टी वाले जो है वह हमको देखे, सराहना किए और हमको पार्टी की ओर से खड़ा कर दिए। तो इंतजाम भी करा पार्टी बाटेले टिकट मिलना है टा आधा जीत मानल जाए। और आप लोग तो जानते ही हैं कि पार्टी की ओर से, किसी पार्टी की ओर से टिकट मिलना ही आधा जीत माना जाता है। और फिर क्या है, रह गेलक आधा जीत तो ईटा तोहनिए का हाथ एक हथियार। कहता है और अगर रह गया आधा जीत होना है तो यह किसके हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों के इख्तियार में है, ठीक है। ये किसको कह रहा है, जनता को कहा जा रहा है। ऐसा हूँ ई बैर जीत ढेर कम वोट से हवे जाई रहा है। कहता है ऐसे भी इस बार जो जीत है वह थोड़ा कम वोट से होने जा रहा है। यदि तोहन काकरो से नाई कहबे तो खुलासा करबो। यदि तो आप लोग किसी से नहीं कहेंगे तो इस बात का खुलासा करेंगे। तोहिन तो अपने आदमी लागे सैयक लाई खुलासा कर दे रहल हो। कहता है तुम लोग तो अपना ही आदमी है, इसलिए जो है इसका खुलासा कर देते हैं। यदि 20 गो बूथ से सॉलिड वोट मिल जाए तो बुझा जीते में कोनो तंचक न है। कहता है कि यदि मतलब आप तुम लोग तो अपने ही आदमी हो। यह नेता जो है आदमी से बोल रहा है कि व्यंग है, ऐसे बोल नहीं रहा है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि ऐसा होता है। कहता है यदि 20 बूथ से सॉलिड वोट, पूरा का पूरा वोट मिल जाए हमें तो समझो कि जीतने में कोई कसर या कोई शक नहीं है, जीतने में कोई शक नहीं, ठीक है, जीत ही जाएंगे। एक हिसाब करके हम देख लेला हूँ, इसका हिसाब करके हम देख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो संगे संगे जोगाड़ो बैठा ले हूँ और साथ ही साथ इसका व्यवस्था भी कर चुके हैं। आखिर 5-5 बछर ले ये गुंडा
गुलिन के खियाई पियाई के अबोट रखल हो कौन खातिर। कहता है कि आखिर 5-5 वर्ष से इस गुंडा लोगों को जो खिला पिला करके इस तरह से पाल पोस करके रखे हैं किस दिन के लिए। बाकी बजरंग बली लंगोटा बाला के कृपा है जे देखते देखते सरकारी गरम जरवा जमीन के हड़प ले है जे एक झपकी काकरो राई से परकट और पर्वत से राई बनाए दे। कहता है बाकी बजरंग बली का कृपा है तो उससे क्या होगा, सरकारी जमीन को भी हड़प लेंगे और एक जिसको कि किसी को अगर राई से पर्वत बना देगा अगर उसका कृपा किसी से हो जाए। किसका? बजरंग बली का। ये कह रहा है तोहिनों की कृपा हवे चाहिए। कहता है तो आप लोगों का भी कृपा होना चाहिए। ऐसे वैसे तोहनियों के मति फेरनिहार तो ओहे लंगोट धारिये है। कहता है ऐसे आप लोगों का भी मति फेरने वाला तो वह बजरंग बली ही है। बेस तो जय बजरंग बली की फिर भेटे वो चाड़े नहीं तो 5 बछर बात तो जरूर है। कहता है कि ठीक है फिर तो जय बजरंग बली की फिर मिलेंगे और 4 नहीं तो 5 बछर के बाद तो जरूर मिलेंगे। तो हम लोगों ने BN ओहदार जी के द्वारा लिखा गया जो निबंध संग्रह है उसे कंप्लीट कर लिया है। आप अगर इस पूरे निबंध को अच्छे से समझना चाहते हैं शानदार तरीके से, जो कि आपको पूरे YouTube पर इस निबंध संग्रह का आपको पूरा इस तरह से शानदार तरीके से समझाते हुए लाइन बाय लाइन समझाते हुए आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहां से आप सारे निबंध को अच्छे से 1-2 बार अगर सुन लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। इसके बाद कल से हम लोग क्या करेंगे, पोयम शुरू करेंगे और साथ ही साथ खोरठा के अलावा मैथ भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए। आपको लाइव का टाइम बताया जाएगा। आप अगर कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि हाँ लाइव पढ़ाएं या फिर रिकॉर्डेड ले, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।